2015 में एक्ट आया था और इस एक्ट में ब्लैक मनी के ऊपर बोला गया, और वो भी ब्लैक मनी कौन सी, जो इंडिया के बाहर है। कौन सी ब्लैक मनी में बोला गया इसमें, ऐसी ब्लैक मनी जो इंडिया के बाहर है। समझना कि सर सिर्फ ऐसी ब्लैक मनी क्यों बोला जो इंडिया के बाहर है, इंडिया वाली ब्लैक मनी क्यों नहीं बोला। तो देखिए, एग्जिस्टिंग हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट बना हुआ है, राइट। अब जाहिर सी बात है, इनकम टैक्स एक्ट में भी तो ब्लैक मनी को रोकने की प्रोविजन है। बोलिए, क्या इनकम टैक्स एक्ट में भी ब्लैक मनी को रोकने की प्रोविजन है। हाँ सर, बोलो भाई, है या नहीं है। यस सर। ओके, और बाकी लोग, भैया रिप्लाई नहीं करना तो क्यों क्लास लेते हो। पढ़ लो पढ़ लो। ओके, तो ब्लैक मनी के प्रोविजन तो सर इसमें भी है, पर इसमें जो फॉरेन में एसेट है, जो फॉरेन में एसेट है, उनके रिगार्डिंग इतने इफेक्टिव प्रोविजन नहीं थे। तो इसलिए एक नया एक्ट बनाया गया, ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट। ठीक है, और उसके लिए उसको बोला गया कि भाई आप इसके अंडर में ब्लैक मनी को रोक सकते हैं। समझ गए। ठीक है सर, बना देते हैं। अब जब भी कोई अलग से चीज बनाई जाती, मतलब जो सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक कवर करती है, बाकी सारी चीजें इनकम टैक्स एक्ट में है, तो आप समझ सकते हैं उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। बहुत कम इंपॉर्टेंस हो जाती है। ठीक है, बहुत कम इंपॉर्टेंस हो जाती है, क्योंकि 90% केसेस पे तो ये टैक्स अप्लीकेबल ही नहीं होता। कैसे, अभी आगे पता चलेगा आपको, सुनिए। ये एक्ट कौन से इनकम को टैक्सेबल करने के लिए बनाया गया है, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है, UFIA। UFIA, ठीक है। क्या है सर UFIA का मतलब, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन फॉरेन इनकम एंड एसेट। क्या है मतलब, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट। तो इसका मतलब ये सिर्फ फॉरेन में जो असेट आपके पास है एज ए ब्लैक मनी, या फॉरेन की कोई इनकम है आपकी एज ए ब्लैक मनी, उसी के साथ डील करता है, बाकी किसी के साथ डील नहीं करता। तो क्या इंडिया के 90% लोगों के पास फॉरेन इनकम नहीं है, ऐसा बोल सकता हूँ। इंडिया के 90% लोगों के पास फॉरेन इनकम नहीं है, यस सर। है ना। और जिनके पास है, उनके पास ब्लैक मनी हो, ये भी जरूरी नहीं है। समझ गए। टोटल इनकम की टैक्स की रिटर्न भरी जाती है 6 से 7 करोड़, अपन मान लेते हैं। तो मुझे लगता है उन 6 से 7 करोड़ रिटर्न के अंदर कोई 8 से 10 लाख लोग या 20 लाख लोग होंगे जिनकी फॉरेन इनकम होती होगी। तो आप खुद सोच लीजिए इसकी एप्लीकेबिलिटी कितनी कम हो जाती है, राइट। चलिए, दूसरी बात, ये सर 2015 में आया है, पहले का नहीं है। तो पहले की इनकम पे भी इसकी एप्लीकेबिलिटी को लिमिटेड कर दिया गया है। सुनिए, द ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट, ये इसका पूरा नाम है, has been introduced in the parliament on 20th March 2015, जिसको प्रेसिडेंट की असेंट मिली 26 मई 2015 को, और मंथ ऑफ जुलाई 2015 में ये नोटिफाइड हो गया, राइट। अब आपको इसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सुनिएगा। सर ये कहाँ अप्लीकेबल होता है, ये पूरे इंडिया में अप्लीकेबल होता है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट पूरे इंडिया में अप्लीकेबल होता है। सर इसमें टैक्स रेट क्या है, इसमें 30% टैक्स रेट है, क्योंकि ब्लैक मनी की बात है तो जाहिर सी बात है 30% टैक्स रेट रहेगी। ओके, यस सर। चलिए आगे चलते हैं। अब सर, जैसे इनकम टैक्स एक्ट में हमने बोला एसएससी का मतलब क्या, जो पर्सन टैक्स पे करने के लिए लायबल है वो एसएससी है, ऐसा बोला था क्या। इनकम टैक्स में हमने ये पढ़ा था क्या,
कि जो पर्सन टैक्स पे करने के लिए लायबल होता है उसको हम एसएससी बोलते हैं। Yes, sir. तो आप बताइए मुझे कि इस एक्ट में एसएससी कौन होगा? इस एक्ट में एसएससी कौन होगा? फिर नेवी करें नो, ऐसा नहीं होता कि जो टैक्स पे करने के लिए लायबल होता है वो एसएससी होता है, ऐसा नहीं पढ़ा हमने। अरे इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहा हूँ बेटा, इनकम टैक्स एक्ट में तो ऐसे पढ़ा ना। हाँ यस, यहाँ पे ऐसा होगा सर जिसको फॉरेन इनकम पे टैक्स देना है। फॉरेन अनडिस्क्लोज बोलो बेटा साथ में, फॉरेन अनडिस्क्लोज, क्योंकि ये डिस्क्लोज्ड वाले पे नहीं है। यस, जिसका अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम और असेट पे टैक्स बनता है वो यहाँ पे एसएससी है। सिंपल बात है, समझ गए? फॉरेन इनकम वालों में से भी फिल्टर कर दो, उनमें से भी अनडिस्क्लोज वालों को पकड़ के लाओ खाली, ठीक है? बाय होम, देखो यहाँ पे लिखा बाय होम टैक्स इज अनडिस्क्लोज एसेट मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट, ठीक है? और इसमें भी डीम्ड एसएससी और एसएससी इन डिफॉल्ट वो सब चीजें होती ही है, कोई दिक्कत नहीं है। Yes, sir. इसकी प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन थोड़ी सी खास होती है, वैसे तो वही बात है जो हम पढ़ते हैं, पर इसकी थोड़ी सी खास हो जाती है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लीजिए। सर प्रीवियस ईयर वही 12 महीने का होता है पीरियड, ठीक है? वही सर अप्रैल से मार्च होता है। अगर हम नया बिजनेस स्टार्ट करते थे वहां पे, तो हम बोलते थे जिस दिन बिजनेस स्टार्ट हुआ वहां से लेके 31 मार्च तक। तो वैसे ही अगर हमारे पास कोई फॉरेन सोर्स नया आया है तो उसका असेसमेंट ईयर क्या हम बोल सकते हैं कि जिस दिन वो पीरियड जो सोर्स वहां पे फॉरेन में हमारे पास आया वहां से लेके 31 मार्च होगा। बोलिए। सर एक बार रिपीट कीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने इंडियन इनकम टैक्स के अंदर ये पढ़ा था कि अगर कोई बंदा नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका जो पहला प्रीवियस ईयर होगा वो डेट ऑफ सेटअप से लेके 31 मार्च होगा। हाँ सर। तो वैसे ही अगर फॉरेन में मैंने आज अपना कोई बिजनेस सेटअप किया है जो कि अनडिस्क्लोज है, तो इस एक्ट के अंदर मेरा पहला प्रीवियस ईयर क्या आज से लेके 31 मार्च हो जाएगा? सर मतलब जिस दिन इनकम डिस्क्लोज हुई उस दिन से लेके 31 मार्च तक। हाँ, इनकम स्टार्ट हुई, डिस्क्लोज नहीं, जिस दिन इनकम स्टार्ट हुई मेरी। ओके सर। बाकी लोग समझ गए क्या? बता दो भैया, ऐसे तो समझ ही नहीं आएगा। जी सर। ओके, ये दोनों पॉइंट यही है। ओके चलिए, दूसरा ये कह रहा है सर नहीं आया, पूछो तो बेटा, पूछोगे नहीं आप मुझे कैसे पता चलेगा? अरे सिंपल सी बात है, चलो इनकम टैक्स इंडिया में इनकम टैक्स का कोई जिक्र ही नहीं कर रहा, मैं नया उसका ही जिक्र कर रहा हूँ, सिर्फ इसी का ब्लैक मनी एक्ट का ही जिक्र करेंगे अपन, ठीक है? कंपैरिजन नहीं करवाएंगे आप। मेरे पास अभी तक आज तक फॉरेन में कोई असेट कोई इनकम नहीं है, ठीक है? आज कितनी तारीख है? आज 6 सितंबर को मैंने फॉरेन में एक बिजनेस स्टार्ट किया, ये मान लीजिए आप, सेटअप किया बिजनेस, और इसकी इनकम मैं इंडिया में डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं। अब मुझे बताइए इस एक्ट के अंदर मेरा पहला प्रीवियस ईयर क्या होगा? ब्लैक मनी एक्ट के अंदर मेरा पहला प्रीवियस ईयर क्या होगा? एक अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 22, या फिर 6 सितंबर से लेके 31 मार्च 22।
बोलेंगे 21-22, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर इन दोनों में से बताओ। बोलिए भाई। सर 6-9 वाला। बस यही तो बोल रहे हैं, भी पहला जब से इनकम स्टार्ट होगी तभी से स्टार्ट होगा ना पहला प्रीवियस ईयर, तो यहाँ से स्टार्ट है। ओके चलिए सर। सर मैंने बिजनेस नहीं किया, मैंने वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट किया है जिसमें मुझे तो सीधी इनकम मिलनी है, और वो भी 6 तारीख को किया है पहली बार, तो भी यही रहेगा। जी सर। ठीक है, क्लियर है अब ये दोनों पॉइंट, ए और बी। हाँ सर। ओके, सी सुनिए भैया। अरे बहुत बेसिक सी बात चल रही है, वो बस इसलिए कि आप, चलिए सर। सर इस साल मेरा, पिछले साल भी मेरी फॉरेन इनकम थी, तो ईयर तो मेरा स्टार्टिंग से ही चल रहा था, पर आज मैंने अपने सारे फॉरेन बिजनेस बंद कर दिए, मैंने सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हटा दिए, सब कुछ खत्म कर दिया आज मैंने। तो मेरा जो इस साल का प्रीवियस ईयर है वो हो जाएगा, 1 अप्रैल से चालू हो गया था, आज खत्म हो जाएगा। समझ गए? जी सर। बस सिंपल सी बात है। और बाकी केसेस में 12 महीने होते ही होता है सर, 1 अप्रैल से लेके मार्च तक। मिल लो जी। ओके हाँ सर। बस चल आगे चलते हैं। ये वाली आपकी इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। अनडिस्क्लोज्ड असेट क्या होती है? तो अनडिस्क्लोज असेट को डिफाइन किया गया है, क्योंकि देखो दो ही चीजें हैं हमारे पास, अनडिस्क्लोज असेट और अनडिस्क्लोज इनकम। ये दो शब्द ही अगर हम समझ लेंगे तो ये पूरा एक्ट हमारे समझ में आ जाएगा। सुनिए, अनडिस्क्लोज असेट आउटसाइड इंडिया का मतलब सर ये है कि जो असेट इंडिया के बाहर हो, लोकेटेड, जो असेसी के नाम पे हो, या जरूरी नहीं है नाम पे हो, वो उसका बेनिफिशियल ओनर हो तो भी चलेगा, ठीक है। एंड ही हैज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आप देखो, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो ये ट्रिक याद कर लो। एग्जाम पास करना है फर्स्ट टाइम में, चाहे वो एग्जाम सीएमए का हो, चाहे वो कोई ये अपने कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर आपको उसको पास करना है तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। कल संडे था ना टीचर्स डे में, तो ज्ञान आज ले लो कि भैया कॉन्फिडेंस अगर होगा ना तो आप आराम से कोई भी पेपर, चाहे आपका वो पढ़ा हुआ ही नहीं है, 50% पेपर आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि पेपर का आंसर उसी में छुपा हुआ होता है 50%। इट जस्ट डिपेंडिंग अपॉन योर कॉन्फिडेंस। आप में से ऐसे कौन कौन है, लिटरली ईमानदारी से बताना, कि जो बिना पढ़े कोई एग्जाम नहीं दे सकते, मतलब उनको कह दिया जाए कि पास फेल से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये एग्जाम दे दो यार, और वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसे कैसे दे दो, मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ इसके बारे में। बोलो कौन कौन है जो यस लिख दो जो दे सकता है, नो लिख दो जो नहीं दे सकता है। मतलब आपको मैंने कहा कि एक एग्जाम होने वाला है ना, आपने वो उसकी कोई बुक नहीं पढ़ी आपने, पर आपको कहा कि एग्जाम देना है, आपको देना चाहिए, कौन कौन रेडी हो जाएगा और कौन नहीं हो? चलिए वेल डन। देखिए जो रेडी है बहुत अच्छी बात है, क्यों, और जो रेडी नहीं है बहुत बुरी बात है। रीजन क्या है सुनो, एग्जाम देने से कुछ नहीं होने वाला, जब अपने को बोल दिया भैया पास फेल से भी फर्क नहीं पड़ता, तो कहाँ नुकसान है? आपको उसमें 20 क्वेश्चन आ रहे होंगे, 30 क्वेश्चन आ रहे होंगे, 50 आ रहे होंगे,
जितने आ रहे होंगे क्या उससे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अरे वाह मेरे को इतने तो आ रहे थे। और प्लस जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, समझोगे, दिमाग पे जोर डालोगे, तो कुछ चीजें और सीखने को मिल जाएगी आपको। और अगर आपने पहले ही मना कर दिया मैं तो नहीं दूंगा सर, तो आपने सीखने का दरवाजा बंद कर लिया, अब आप सीख नहीं पाओगे। समझ गए? मैंने एक दिन आपको बताया भी था कि मैंने रूलेट का एग्जाम दिया था, राजस्थान यूनिवर्सिटी लो इंटरेस्ट टेस्ट, ऐसे रूलेट का एग्जाम दिया था मैंने, जिसमें वो सारे सब्जेक्ट थे जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं आता था। सारे वो सब्जेक्ट, एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं था जो मुझे आता था, एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं था जो मुझे आता था। सारे सब्जेक्ट वो थे जो मुझे नहीं आते। मेरा स्कोर था 150 में से 77। हालांकि कट ऑफ 84 था, इसलिए मैंने आगे नहीं प्रोसीड किया, उसको हो नहीं पाया, बट मेरे मार्क्स इतने थे। इसमें साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, इंग्लिश, इंग्लिश ये नहीं आती अपनी वाली जो अपन पढ़ते हैं बेटा, कंपटीशन में खतरनाक वाली इंग्लिश आती है, राइट। मैथ्स, पर इट जस्ट फॉर, मैं मानता हूं कि नॉलेज के लिए तो बिल्कुल नहीं थे, ये सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए था, क्योंकि आम लाइफ में जो पढ़ते हैं ना उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लोग एमसीक्यू छोड़ के आ जाते हैं, बताओ इससे ज्यादा और क्या होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, फिर भी आप एमसीक्यू छोड़ के आ जाते हो एग्जाम में, इससे ज्यादा और क्या होगा बताओ। चलिए, तो सुनिए वापस, पॉइंट क्या है हमारा, मैंने आपको ये बात क्यों कही वो भी सुनिए बेटा। कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश को गोली मारो, आप सेंटेंस मत बनाओ, आप अपने मन में जो आपके लगता है मुझे ये लिखना है, आप उसको इंग्लिश में लिखना स्टार्ट करो। कहीं पे अपन बहुत बार सोचते हैं ना कि सर इज, आर, वॉज, वैन, हु, हम कहीं पे वर्ड में गलती कर देंगे सेंटेंस में, चलता है वो, कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत बार चल जाता है ये, ऐसा कोई आपको बहुत ज्यादा सेंटेंस की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट तो आप जो लिखेंगे वो सही होगा, पर अगर छोटी मोटी गलती होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर कभी नहीं होता है। ठीक है, सुनिए, मैंने ये बात आपको क्यों कही। एक बार के लिए इस वर्ड को पढ़िए जो मैंने हाईलाइट किया है, अनडिस्क्लोज। क्या अनडिस्क्लोज का मतलब यह हो गया कि जिसको मैंने इनकम टैक्स में डिस्क्लोज नहीं किया है और जिसका मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम का कोई जवाब नहीं है, सिर्फ अनडिस्क्लोज वर्ड का मतलब जिसको मैंने इनकम टैक्स में डिस्क्लोज नहीं किया है, प्लस जिसका मेरे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऐसा ही है। यस सर। असेट का मतलब हम जानते हैं, एसेट मतलब कोई भी एसेट हो सकती है। लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर हो। अगर इन सारे शब्द का मतलब आपको पता है तो क्या डेफिनेशन याद करने की जरूरत है? आप सीधा बोलिए ना, सर मेरे पास या आपके पास ऐसी कोई असेट है जो कि इंडिया से बाहर है, जो कि आपने इनकम टैक्स में डिस्क्लोज नहीं की, और वो इनकम आई कहां से उसके बारे में आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम अनडिस्क्लोज असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बोलेंगे। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ के देख लो। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ के देख लो। क्या वही कह रहा है? समझ गए? तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सामने वाला बोलेगा ना अनडिस्क्लोज एसेट की डेफिनेशन बताओ, बता देना भैया अनडिस्क्लोज एसेट की डेफिनेशन, क्या दिक्कत है? ओके, अब सुनिए, चलिए सर मैं अगर असेट हटा के इनकम वर्ड डाल दूं यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे असेट वर्ड हटा दूं, मैं कहूँ अनडिस्क्लोज इनकम लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, या
जनरेटिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि इनकम लोकेट नहीं होती, इनकम जनरेट होती है। तो हम ऐसा कह देंगे ऐसी फॉरेन इनकम जो इंडिया, फॉरेन इनकम बोल दिया तो ये बोलने की जरूरत नहीं इंडिया के बाहर है, तो ऐसी फॉरेन इनकम जिसके सोर्स के बारे में हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे और जिसको हमने इनकम टैक्स में इंडिया में डिस्क्लोज नहीं किया है, वो अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ सर। बिल्कुल कह सकते हैं। अब आइए आगे। अब सर पूरे दोनों वर्ड को मिला दीजिए, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड असेट, ये दोनों वर्ड को मिला दिया। तो इन दोनों को मिलाने का मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि असेट प्लस इनकम, फॉरेन वाली दोनों। अब इनकम जो होगा उसमें तो अमाउंट होगा ना ऑलरेडी, बताइए इनकम जो होगी उसमें तो ऑलरेडी अमाउंट होगा, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 50 लाख, राइट। पर असेट जो होगी क्या उसमें अमाउंट होगा? उसमें तो ये लिखा होगा ना एक फार्म हाउस है, एक बिल्डिंग है, ऐसा होगा। तो हमें उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी पैसे में, बोलिए। जी सर। ये एसेट है उसकी तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इनकम की ऑलरेडी अमाउंट निकली हुई है, दोनों को जोड़ दो, काम हो गया। तो इस पूरे एक्ट के अंदर क्या हमें बस यही निकालना है, यही इनकम निकालनी है। हाँ जी सर। बस बताओ कितना आसान है। अगर आप 1 to 1 बातें सुनते रहेंगे तो बहुत आसान है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, ओके। अच्छा सर, इन पे टैक्स कब लगेगा? भैया इन पे टैक्स तब लगेगा जब ये पकड़े जाएंगे। इन पे टैक्स कब लगेगा? जब ये पकड़े जाएंगे, राइट। अब आप 2016 से कमा रहे हो पर पकड़े आप 2021 में जाते हो, तो टैक्स कब लगेगा? जाहिर सी बात है 2021 में लगेगा ना। तो अनडिस्क्लोज असेट इज टैक्सेबल इट्स वैल्यू इन द प्रीवियस ईयर इन विच सच असेट कम टू द नोटिस ऑफ ईओ। ठीक है। अच्छा एक बात और मैं यहाँ पे थोड़ी क्लियर करता हूँ। आज आपकी एक एसेट पकड़ी गई, क्या आपके पास दुबई में एक फ्लैट है, ठीक है, या दुबई में एक बंगला आपके पास, ऐसा बोल दिया, आपके पास दुबई में एक बंगला है, ओके, और वो आपने वैसे खरीदा था 2016 में 1 करोड़ रुपए में, तो बताइए आपके पास कितनी ब्लैक मनी है? सर 31 मार्च 2021 को जो वैल्यू होगी वो देखी जाएगी सर ना। FMV ऑन 31, मतलब FMV सर on, अभी जो ओके, सर मतलब जो यहाँ के प्रीवियस ईयर अभी तो FMV लास्ट देखेंगे। डेट पे जो FMV है, हाँ। अच्छा ठीक है, चलो ओके, मतलब हम करंट FMV देखेंगे, राइट। ओके, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो यहाँ से तो नहीं बोल सकते ना अपन कि सर 1 करोड़ तो 2016 में था, मान लीजिए आज उसकी वैल्यू 5 करोड़ है, तो आपके पास ब्लैक मनी 1 करोड़ है या 5 करोड़ है? 5 की। 5 करोड़ है, समझ गए। चलो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और आती है, वो और देख लेते हैं। मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि ये 50% डिस्क्लोज्ड है, असेट 50% डिस्क्लोज्ड, मतलब 1 करोड़ में मैंने खरीदा था। सर यहाँ ब्लैक मनी का इंडेक्सेशन हो गया? हाँ होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, राइट। देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और आता है, ये और समझ लिया तो ये एक्ट ही खत्म हो जाएगा ये, मान लीजिए अपना। मान लीजिए आपको कहा गया कि भाई 2016 में 1 करोड़ का बंगला खरीदा था, 50% डिस्क्लोज्ड है, मतलब डिस्क्लोज कर दिया था, और 50% अनडिस्क्लोज्ड है। आज उसकी वैल्यू 5 करोड़ रुपए है, तो बताइए ब्लैक मनी कितनी है आपके पास? सर 2.5 करोड़। यस, वेरी गुड, वेल डन। बस क्योंकि सर प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है ना, ब्लैक पे ब्लैक बढ़ेगा, व्हाइट पे व्हाइट बढ़ेगा। यस सर। तो बस यही चीजें यहाँ पे बताई गई। अब आगे आ जाइए, बस इतना आप समझ गए तो ये मान लीजिए ये एक्ट पूरा ही समझ गए आप, इसमें और कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये क्या बोला है, यहाँ इस साल उसकी जो वैल्यू है वो अभी आगे बता देंगे फिक्स कि कैसे लेनी है आप। वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज्ड एसेट मीन द फेयर मार्केट वैल्यू
रिटर्न बाय एकदम मैनर, जो भी वैल्यूएशन ऑफिसर करेगा उसके हिसाब से हो जाता है। ये आइए भैया सेक्शन 4, स्कोप ऑफ टोटल अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट। अब टोटल में क्या आएगा, ये चार्जिंग सेक्शन है बेसिकली, जैसे इनकम टैक्स एक्ट में भी चार्जिंग सेक्शन है ना 4, तो ये चार्जिंग सेक्शन है 4 इस एक्ट का। क्या क्या चीजें आएगी ये बता रहा है हमें कि सर प्रीवियस ईयर में देखो आप ये चीजें ले लें। क्या ले लें सर? ऐसी इनकम जो आपके इंडिया के बाहर है और जिसको आपने रिटर्न में नहीं डिस्क्लोज किया है वो ले लेना। हमने कहा ओके, बोलिए ओके है ना इस पॉइंट में कि सर ऐसी इनकम ले लेना जो इंडिया के बाहर है और जिसको आपने डिस्क्लोज नहीं कर रखा है। यस सर। ओके। दूसरा सर ऐसी इनकम ले लेना जो आपकी इंडिया के बाहर है पर आपने रिटर्न भरी ही नहीं है उसके लिए, तो वो भी तो अनडिस्क्लोज ही होगी। या आपको रिटर्न भरनी चाहिए थी पर आपने भरी नहीं, तो नहीं भरना भी तो अनडिस्क्लोज में आ गया। समझ गए भाई? मैं 5 लाख रुपए की इनकम फॉरेन से कमाता हूँ पर रिटर्न नहीं भरता, तो पूरे 5 लाख रुपए मेरे क्या हो गए? अनडिस्क्लोज हो गए। और मैं 10 लाख की इंडिया में रिटर्न भरता हूँ, 5 लाख फॉरेन से कमाता हूँ, वो उसमें शो नहीं करता, तो वो 5 लाख अनडिस्क्लोज हो गए, राइट। और जो वैल्यू है असेट की जो मैंने डिस्क्लोज नहीं कर रखी वो भी ब्लैक मनी हो गई। तीनों को जोड़ दो तो क्या टोटल ब्लैक मनी आ जाएगी? ओके आ गया। To avoid double taxation, income included in the total undisclosed foreign income and asset under this act shall not form part of the total income under the income tax. अब जिस पे आप यहाँ पे अलग से टैक्स लगा रहे हो ना, उसको अब आप वहां नहीं लेके जाओगे इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि कार्रवाई तो एक ही जगह होगी, दोनों एक्ट में नहीं होगी। ओके, तो क्लियर हो गया कौन कौन सी इनकम है, स्कोप ऑफ इनकम क्या है। अब आगे सुनिए कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन कह रहा है कि सर जब आप टोटल इनकम निकाल रहे होंगे ना फॉरेन वाली, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आपको किसी खर्चे की कोई छूट नहीं देनी, क्योंकि भैया खर्चे की छूट तो सीधे रस्तों वालों के लिए है। जो लोग उल्टे रास्ते पे चलते हैं, जो चोरी कर रहे हैं, उनको थोड़ी छूट मिलेगी। नो डिडक्शन फॉर एक्सपेंसेस, नो सेट ऑफ फॉर लॉसेस, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके यस सर। आगे लिखा है सर कोई इनकम जो आपकी पकड़ी गई है उसमें से कोई इनकम अगर ऑलरेडी असेस हो चुकी है, which have been assessed for any assessment year under the income tax act prior to the assessment year in which act apply। अब ये एक्ट कब अप्लाई हुआ था? 2015 में हुआ था, राइट। तो मान लीजिए कोई इनकम उससे पहले ही आपकी इनकम टैक्स एक्ट में कवर हो चुकी है, तो फिर उस इनकम को आप यहाँ पे कम कर दीजिए, क्योंकि दोनों में से एक ही एक्ट में इनकम आ सकती है, दोनों में नहीं आ सकती। ठीक है सर, ये क्या कह रहे हैं समझ नहीं आया। अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था, 1 करोड़ में 50-50, राइट। तो ये 50 इनकम टैक्स एक्ट में डिस्क्लोज है क्या, असेस्ड है क्या? हाँ तो इसलिए ये बोले इनको छोड़ दो भैया, इसको मत लो, ये बोल रहे हैं। आसान भाषा में बात करें तो कि भाई जो इनकम टैक्स एक्ट में डिस्क्लोज कर दिया आपने उसको छोड़ दो, यहाँ पे उसको मत लो। समझ गए? प्रोपोर्शनेट वाली जो हम बात बोल रहे थे वो वाली बोल रहे हैं आप। ओके, the amount of deduction in case of immovable property shall be amount which bears the value of the asset। अब ये देख लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर व्हेन इट कम टू द नोटिस, मतलब आज नोटिस में आया तो मैं किस दिन की मार्केट वैल्यू लूंगा? किस साल के 1 पहले अप्रैल दिन। को। समझ गए? जिस साल नोटिस आएगा उस साल के पहले दिन की मार्केट वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि हम पहले तक का टैक्सेशन तो कर देते हैं। ओके, अब एक एग्जांपल दे रखा है, ये भी देख लो।
एग्जाम्पल कह रहा है कि सर एक हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया और वो अक्वायर की गई थी 2009-10 में 50 लाख रुपए में। आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 लाख 20 लाख रुपए असेस्ड हो चुके थे इनकम टैक्स एक्ट में प्रीवियस ईयर 9-10 में और उससे पहले के सालों में। अनडिस्क्लोज इनकम को पता चला 19-20 में और 19-20 में उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। तो बताइए कितनी चार्जेबल होगी? 50 लाख की एसेट, 20 लाख ऑलरेडी डिस्क्लोज थे, उसमें से 30 लाख अनडिस्क्लोज थे और आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। तो बताइए आज कितनी इनकम आएगी उसकी ब्लैक मनी एक्ट में? 60 लाख। बिल्कुल 60 लाख से बस 2:3 कर दोगे ना अब तो 60 लाख आ जाएगी। आसान है। लो जी यस सर। बस हाँ ये सर। एक इतना सही था, कैलकुलेशन इसमें इतनी ही थी। अब क्या होना है वो मैं आपको बता देता हूँ और वो सुन लीजिए आप। अब आपको सुनने और समझने वाली बात है, बाकी सेक्ट में कुछ नहीं था। अब इनकम टैक्स एक्ट में हमने बहुत सारे चैप्टर पढ़े। इनकम टैक्स अथॉरिटी पढ़ी थी क्या? यस सर। तो जो Yes, sir. इनकम टैक्स की अथॉरिटी होती है वही इसकी अथॉरिटी होती है। ब्लैक मनी एक्ट के लिए अलग से कोई अथॉरिटी नहीं है, पहली बात। ठीक है, जो इनकम टैक्स की अथॉरिटी होती है वही इसकी भी अथॉरिटी होती है, इसके लिए अलग से कोई अथॉरिटी नहीं है। ओके, जो पावर इनकम टैक्स एक्ट में थी वही पावर इस एक्ट में भी हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही पावर एरिया वाइज हो जाएंगे इसमें भी। जुरिस्डिक्शन जो उस एरिया में थी, मतलब बापू नगर वाला एओ अलग है, तो वैसे ही बापू नगर वाले एरिया में कोई अगर फॉरेन इनकम कमा रहा है तो उसका एओ भी वही रहेगा, वो भी चेंज नहीं होगी। ओके, तो सारी बात टैक्स मैनेजमेंट सेम टू सेम वही है, कोई चेंज नहीं है। बता दीजिए क्लियर है क्या सेक्शन 6? यस सर। मुझे एक बात बताइए, आप लोग लॉ पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग लॉ पढ़ रहे हैं और लॉ में मेनली कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपके ही सिलेबस में एक और लॉ है, मान लीजिए आईबीसी लॉ, मान लीजिए आईबीसी लॉ, राइट। अब मुझे एक बात बताइए, आप तो वही रहेंगे, आपका कोर्स भी वही रहेगा, बस आपके सिलेबस में एक चीज बढ़ा दी गई है, इतनी तो बात है। तो वैसे ही इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक काम था जो जिसके अंडर वो काम कर रहे हैं, उसमें उन्होंने एक काम बढ़ा दिया, ब्लैक मनी एक्ट। बोला आप इसको भी फॉलो करना है, पर इसकी एप्लीकेबिलिटी लिमिटेड है। तो एओ भी वही रहेगा, आईटीओ भी वही रहेगा, जुरिस्डिक्शन भी वही रहेगा, पर इनको अगर फॉरेन इनकम है, अनडिस्क्लोज्ड है, तो ये वाले एक्ट में कार्रवाई करनी है, और बाकी कोई इनकम है तो ये वाले एक्ट में कार्रवाई करनी है। समझ गए? अब आ जाओ बेटा, यस सर। है ना, बड़े आसान है, एकदम सिंपल। चेंज इन इनकममेंट, बताओ क्या हमने सेक्शन 129 पढ़ा था इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इसका, कि अगर कोई पुराना ऑफिसर का तबादला हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, तो नया ऑफिसर जो आएगा वो जो कार्रवाई स्टार्ट करेगा वहां से करेगा जहां पुराने वाले ने छोड़ी है। हाँ सर। सेम वही चीज लिखी है, बस यहाँ पे सेक्शन 7 है, वहां पे हमारा सेक्शन 129 था। बोलो जी बेटा जी, क्लियर है? ओके, असेसमेंट, जैसे वहां पे सर हम असेसमेंट पढ़ते थे ना, 143(1), 143(3), 144, 147, है ना, वैसे यहाँ है। तो सबसे पहले बात आती है रिटर्न भरने की। तो जो इनकम टैक्स की रिटर्न होती है वही यहाँ पे रिटर्न है, यहाँ पे अलग से कोई रिटर्न नहीं है, नो सेपरेट रिटर्न। इस एक्ट की कोई रिटर्न अलग से नहीं है। आपको जब आपने किसी ने भरी है आईटीआर, किसी ने इनकम टैक्स की रिटर्न भरी है क्या? नहीं भरी है, नेवी ने भरी है, और किसी ने, और किसी ने भरी है? नहीं भरी है,
तो जब भी आप आईटीआर भरेंगे ना, तो आप क्या देखेंगे, आपको ये पता चलेगा कि आईटीआर में एक ऑप्शन आता है, और उस ऑप्शन में क्या लिखा हुआ रहता है कि क्या आपका कोई फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है। देखिए अभी दिखाते हैं आप। इसमें नहीं मिलेगा, फॉर्म नंबर दूसरा है, उसमें दिखाऊंगा। सर ये ऊपर लिखा हुआ था ना सुगम, ये क्या हाँ, है? ये इस फॉर्म का नाम है बेटा, आईटीआर 4 का, जो प्रिजम्पटिव इनकम वाला से भरते हैं ना अपन, उस यस सर। प्रिजम्पटिव इनकम वाले फॉर्म का नाम होता है सुगम। और जो ओके आईटीआर सर। 1 भरते हैं, इसके लिए सैलरीड एम्प्लॉय के लिए सैलरी वाला सर। नाम होता है सरल, उसका नाम होता है सरल। ये दो फॉर्म बोले जाते हैं, सुगम एंड सरल। ये अभी थोड़ा स्लो चल रहा है, तो मैं आपको दिखाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। तो आपको वहीं पे पूछ लिया जाता है इनकम टैक्स के रिटर्न में ही कि भैया आपका कोई फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है क्या, आप किसी बेनिफिशियल सेट में बेनिफिशियल ओनर है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो नो सेपरेट रिटर्न, अलग से कोई रिटर्न नहीं भरनी होती है। ठीक है, ओके। जब भी एओ के पास इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है, जब भी एओ के पास इंफॉर्मेशन आएगी कि आपके पास फॉरेन असेट है, तो वो आपको नोटिस भेज सकता है कि भैया इस फॉरेन असेट के रिगार्डिंग आप रिटर्न भरिए, और अगर आपने रिटर्न नहीं भरी तो हमारे नोटिस का जवाब दीजिए। ओके, जब भी उसको चाहिए होगा वो आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकता है, इंफॉर्मेशन मांग सकता है, ये सारे पावर एओ के पास हो जाएंगी। ओके, ठीक है।
Assessing officer, after considering your accounts, your documents, your evidence, as he has obtained, and after taking into account any relevant information, any evidence produced by the assessee, shall an order in writing assess the undisclosed income. अब देखो कितनी शॉर्ट में निपटा दिया है काम को, ध्यान से सुनिए आप। वहां पे हमने इतनी सारी बातें पढ़ी, यहाँ पे इन्होंने 6-7 लाइनों में मामला निपटा दिया कि भैया अलग से रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। जब भी आईटीओ को पता चलेगा वो आपको नोटिस इशू करेगा, आपसे इंफॉर्मेशन मंगाएगा और आपकी फॉरेन इनकम फाइनलाइज कर देगा। ये जो ऑर्डर पास किया जाएगा ये 2 साल के अंदर हो जाएगा। कहां से? उस साल के खत्म होने से जिस साल आपको नोटिस इशू किया गया है। कुछ बताइए, क्या यहाँ पे पूरा असेसमेंट निपटा दिया इन्होंने इतनी सी बात में? जी सर। ठीक है, अब बेस जजमेंट भी निपटा देंगे। जैसे वहां पे 144 था ना हमारा, तो यहाँ पे कि सर आप जवाब नहीं देते हैं, अब फेल टू कंप्लाई हो जाते हैं। आप जवाब नहीं देते हैं तो वो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से आपकी इनकम कैलकुलेट कर देंगे। दैट्स इट। ओके, आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे और आपको इनकम इशू कर देंगे। दैट्स इट। अगर आप एग्राइव पार्टी, आप कहते हैं कि नहीं सर मेरे साथ तो गलत हुआ है, तो अपील और रिवीजन में आप जा सकते हैं, रेक्टिफिकेशन में आप जा सकते हैं। सेम वैसे ही जैसे इनकम टैक्स एक्ट में होते हैं, अलग से कोई डिपार्टमेंट नहीं है। ओके, रेक्टिफिकेशन कौन से सेक्शन में होता था इनकम टैक्स में, याद है किसी को? इनकम टैक्स एक्ट में रेक्टिफिकेशन कौन से सेक्शन में होता था? 154 में। यहाँ पे सेक्शन है 12। वहां पे डिमांड नोटिस 156 में था, यहाँ पे है 13। वहां पे अपील 46 से 50 में थी, यहाँ पे है 15 से 17। तो आप देख पा रहे हैं सिर्फ सेक्शन बदले हैं, अथॉरिटी वही है, सिस्टम वही है, काम वही है, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ सेक्शंस बदल गए क्योंकि एक्ट बदल गया है। ओके बेटा, ओके। लायबिलिटी ऑफ मैनेजर ऑफ कंपनी। सर अगर कंपनी कोई फ्रॉड, कंपनी कोई ब्लैक मनी में पकड़ी जाती है, अगर कंपनी पकड़ी जाती है ब्लैक मनी में, उसके पास कोई ब्लैक मनी होती है, तो क्या उसके पर्सन इंचार्ज भी लायबल होते हैं? जो उस वक्त पे उसके पर्सन इंचार्ज थे, मैनेजर थे। पहले कंपनी लायबल और कंपनी है ना, पहले कंपनी लायबल है और कंपनी नहीं दे पाई तो फिर मैनेजर को पकड़ेंगे। बिल्कुल, बस तो वो सिंपल सी बातें हैं। अच्छा वो कहते साहब मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं प्रूफ कर सकता हूँ, तो फिर जा बेटा जा, कोई बात नहीं। ये तो आपने लॉ में बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा ना? जी सर। चलिए, फर्म के केस में सर, तो फर्म के केस में फर्म पार्ट लायबल है, फर्म नहीं हुई तो सर पार्टनर लायबल है, ऐसा ही तो है। ओके, अच्छा पार्टनर की डेथ होगी तो, मान लो एक पार्टनर की डेथ हो जाए तो बच्चे पार्टनर नहीं तो लीगल है बस। जस्ट और एओपी में भी ऐसा ही है, एक मेंबर अगर चला गया तो बचे हुए मेंबर। ये तो बच्चों जैसी बातें हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए ध्यान से, ये एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। फेल टू डिस्क्लोज इनकम, अगर आप जो फेल हो रहे हैं तो बताइए पेनल्टी कितनी भैया? 300% ऑफ टैक्स, मतलब 30% तो था ही, 3 गुना तक पेनल्टी लग सकती है और प्लस 3 से 10 साल तक की जेल भी हो सकती है। रिटर्न नहीं भरी सर असेसमेंट ईयर खत्म होने तक तो 10 लाख तक की पेनल्टी। ठीक है, फॉरेन असेट और इनकम को रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं किया, 10 लाख रुपए। इस तरीके से ये पेनल्टियां हैं, आप इसमें से ये याद कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाली पेनल्टी आपको याद होनी चाहिए। बस ये एक पेनल्टी याद कर लीजिए, बाकी तो आप देख लेंगे तो बहुत याद एक ही करनी है आपको, राइट? आगे आइए सर। इनकम टैक्स में सर हम रिटर्न को कितने रुपए में राउंड ऑफ करते थे? इनकम को 10 में, और यहाँ पे 100 रुपए होगा, ये आप याद कर लीजिए। ये छोटी मोटी बातें मैं आपको क्यों याद करा रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा एक्ट पढ़ के आप समझ चुके होंगे
कि या तो इसमें से आ सकता है एक शॉर्ट नोट और या इसमें से आ सकता है एमसीक्यू, बस। इसके अलावा इस पूरे एक्ट में से कुछ नहीं आ सकता। सही बोल रहा हूं? या एक प्रोपोर्शनेट वाला छोटा सा क्वेश्चन दे दें, बस। इन तीन चीज के अलावा इसमें से कुछ नहीं आ सकता। शॉर्ट नोट आएगा तो UFIA क्या होता है इस पे आएगा। एमसीक्यू आएंगे तो एमसीक्यू फिर ये जितने भी अपन कर रहे हैं ये आ सकते हैं। कितने राउंड ऑफ होना है, टैक्स रेट कितनी है 30%, पेनल्टी कितनी है 100 से 300%, प्रोसिक्यूशन कितना है 3 से 10 साल है, ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं। ठीक है। ट्रू फॉल्स में आ सकता है कि क्या सेपरेट रिटर्न भरी जाती है, ब्लैक मनी एक्ट के लिए अलग से रिटर्न भरी जाती है, ट्रू या फॉल्स? नहीं। फॉल्स। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। तो सर यहाँ पे इनकम को 100 रुपीज में क्या किया जाएगा, राउंड ऑफ किया जाएगा, जबकि टैक्स को सेम वही 10 रुपए में राउंड ऑफ करना है। That's it. अब देखिए यहाँ पे डबल टैक्सेशन भी आ गया, याद है आपको DTAA? जी सर। एग्रीमेंट विद द फॉरेन कंट्रीज और स्पेसिफाइड टेरिटरी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एंटर कर सकती है। उसके लिए वो एंटर करने से क्या होगा सर, उसे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगा, उसे रिकवरी ऑफ टैक्स करने में आसानी होगी वगैरह वगैरह। बस खत्म हो गया एक्ट। लो जी। तो आप समझे हुआ क्या, मैं दोबारा बोल देता हूँ। इनकम टैक्स एक्ट बना हुआ बहुत बड़ा। इन्होंने कहा UFIA के लिए एक नया एक्ट बनाओ जिसका नाम रखेंगे ब्लैक मनी एक्ट, और उठानी चीजें कहां से, यहाँ से उठानी। तो यहाँ से इन्होंने कुछ चीजें उठानी स्टार्ट करी और ये इतना सा एक्ट बना, बस। बाकी चीजें तो सेम इसकी तरह है, और दो चार चीजें जो हमें एक्स्ट्रा लिखनी थी वो हमने यहाँ लिखी। तो इतने बड़े एक्ट को इतने से में कवर करने की कोशिश की गई है, तो इसलिए दो दो लाइनों का कंसेप्ट है, वैसे। ओके। अच्छा, अब एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा बोल दूं, जो मैंने अभी कॉन्फिडेंस की बात की, कि अगर मान लीजिए इस एक्ट में कोई चीज पूछ लिया आपको कि सर असेसमेंट कैसे होता है बताओ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपने इसका असेसमेंट पढ़ा हुआ ना, बस उसी को थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के लगा दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा काम आपका। बताइए, एक बार कोई डाउट है तो पूछ लीजिए किसी को। पूरे चैप्टर के मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट आपको बता दिए हैं, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।